हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। तारीख है आज 16 जुलाई 2022। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है डेफिसिट डाउट। दोस्तों, इस आर्टिकल का क्रक्स है बेसिकली, ये आर्टिकल जो पूरा घूम रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो भारत का है, चालू खाते का घाटा। मैं यहां पर लिख देता हूं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये पूरा आर्टिकल इसके इर्द गिर्द पे घूम रहा है। यहां पर बताया गया है कि किन किन चीज़ों से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या सरकार का उसमें रोल है, इंटरनेशनल जो फैक्टर है वो कैसे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी बातें कर रहा है। इसको जानने से पहले एक छोटे से हम इसमें प्रयास कर लेते हैं, संक्षेप में जान लेते हैं आखिर करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। ये जो चालू खाते का घाटा जो होता है ये क्या कहलाता है। तो बेसिकली इसमें कुछ बहुत स्पेशल टर्मिनोलॉजी नहीं होती, बहुत सरल भाषा में अगर हम बात करें तो हम जो भी गुड और सर्विसेज, जो भी हम गुड्स प्लस सर्विसेज, कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सीड कर जाता है, जो हमारा इंपोर्ट होता है मतलब आयात, जो हमारा आयात होता है ये बढ़ जाता है हमारे एक्सपोर्ट से, मतलब हमारे जो निर्यात हम जो करते हैं उससे अधिक जब हम मंगाने लग जाते हैं, आयात करने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम चीज़ों को बाहर भेजते हैं, या सरल भाषा में मान के चले हम किसी चीज़ों को बेचते हैं, तो जो भी मुद्रा होती है वो हमको मिलती है, पर हम जब खरीदते हैं तो मुद्रा का हमको देना पड़ता है। तो देश के टर्म में जब हम बात करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट हमारा कम रह जाए और इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला जाए तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी विदेशी मुद्रा भंडार होती है वो धीमे धीमे कम होने लग जाती है। जो भी कंट्री का जो भी वहां पे डिनोमिनेशन जो नोट्स होते हैं, भारत की बात करें तो हम रुपये की बात करते हैं, तो वो मुद्रा की भी वैल्यू घटने लग जाती है। हमको जैसे अभी इन्हीं करंट अकाउंट डेफिसिट का ही हम जब आगे बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात आ जाती है। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में यही जो ये ट्रेड बेसिकली हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये कितना बैलेंस है, कितना नहीं बैलेंस है। अगर ये इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो ये डेफिसिट हो जाता है, एक्सपोर्ट होता है तो ये पॉजिटिव होता है, कंट्री के लिए वो बेहतर कहलाता है। और यही जब बैलेंस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जब ये बैलेंस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, देश या मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड बैलेंस कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। ये ट्रेड हमारा तब बैलेंस होता है। आम भाषा में भी हम समझ ले कि हम जितना खरीद रहे हैं उतना बेच रहे हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं तो हमको नुकसान हो रहा है। देश की अगर हम बात करें तो हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है। खरीद हम कम रहे और बेच ज़्यादा रहे हैं तो हम विदेशी मुद्रा को अपने यहाँ पर संचय कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होता जाता है। तो जब हमारा जो सबसे जो ज़्यादा जो हम डॉलर को खर्च करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका जो हनन होता है वो किस में होता है दोस्तों, जो सबसे टॉप पे आता है वो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारा सबसे बड़ा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो क्रूड ऑयल होता है। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय इस समय जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्रूड ऑयल के दाम आसमान पे छू रहे हैं। हम अभी रशिया से सस्ते दामों पे तो मंगा रहे हैं, पर वो जो सस्ते दाम है वो भी जो एक साल पहले के जो दाम हुआ करते तो उससे अभी महंगे ही हैं। तो दोस्तों, ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। सरकार और आरबीआई दोनों मिलके, यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। आरबीआई की बात करें तो अभी जैसे जो बैंक रेट है इसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है।
गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा हम मंगाते हैं, हमारे ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा रोल होता है। देखिए, क्रूड ऑयल में हम बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर सकते, हमको बहुत ज़रूरत है। वो रशिया से हुआ, दूसरे कंट्रीज जहाँ से भी होगा, वो चीज़ें वो चलती रहेंगी। गवर्नमेंट ने अभी के हाल में क्या किया था, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि जो थोड़ा सा इस पे कंट्रोल हो सके। साथ ही साथ में जो रुपए है वो लगभग 79 और अभी 80 के बीच में झूल रहा है। ये थोड़ा सा रुपए की जो वैल्यू कुछ संभले, बहुत तेजी से इसमें रुपए की वैल्यू घट रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, गवर्नमेंट भी अपना प्रयास कर रही है। साथ ही साथ में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ का जो फेडरल बैंक है, यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल बैंक है, वो भी इस वक्त में स्ट्रिक्ट अपना बैंक पॉलिसी वो कर रहा है, स्ट्रिक्ट वो मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो यूएस था, बेसिकली वहां पे बहुत कम रेट पे लोन किया जाता था, डॉलर दिया करता, वो आसानी से डॉलर लोगों को मिल जाता था कम रेट पे, और जिनको डॉलर मिलता था वो अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग व्यापारों में जाकर उसको वो निवेश करते थे। और ऐसे में क्या होता था, जो डॉलर की जो वैल्यू होती थी वो एक जगह पे स्थिर रहती थी, एक निश्चित सीमा के ऊपर नहीं बढ़ रही थी, आसानी से डॉलर परचेज हो रहा था। अभी जो यूक्रेन वॉर का जो इफेक्ट है, और धीमे धीमे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई सारे डेवलप्ड ऐसे कंट्रीज है जहां पर रिसेशन की संभावना बन सकती हैं, उसको देखते हुए जो तमाम सरकारें हैं, तमाम बैंक है, सेंट्रल बैंक है डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं, बैंक रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आसानी से पैसे उनके बाहर ना निकल सके। ऐसे में जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ रही, डॉलर सिर्फ मजबूत हो रहा है। बाकी आप पाएंगे कि लगभग हर देश की जो भी मुद्रा है उनका वैल्यू इस समय घट रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली ये आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उम्मीद करता हूं कि इसका क्रक्स आप समझे होंगे। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना इसमें जरूरी था कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किस चीज भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनसे काफी ज्यादा इफेक्ट वो करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की। तो ये यूक्रेन वॉर एंड द रिटर्न ऑफ यूरोसेंट्रिज्म, ये इसका टाइटल है। जैसा कि टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि ये बेसिकली जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये उसके इर्द गिर्द ये पूरा एडिटोरियल घूम रहा है। और इसमें बात की गई है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद का जो भविष्य होगा, वो यूरोप को सेंटर में रख के बात की जा रही है इस आर्टिकल में, कि यूरोसेंट्रिज्म, अब इस वॉर से जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, किस तरीके से ये एक यूरोसेंट्रिज्म वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। आर्टिकल में बताया गया है कि लगभग फॉर सेंचुरीज यूरोप इमेजिन्ड इटसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, शताब्दियों से यूरोप का सपना था कि वो दुनिया के केंद्र में आ सके। जाहिर सी बात है, यूरोप काफी मजबूत भी रहा है। कोलोनाइजेशन जब था तो यूरोप केंद्र में निश्चित तौर पर था भी, पर डीकोलोनाइजेशन के बाद, जब कोलोनाइजेशन खत्म होता है, डीकोलोनाइजेशन के बाद, और साथ ही साथ में किसका उदय होता है, जब यूएस का उदय हो जाता है। यूएस एक तरीके से, पहले यूएस, रशिया, फिर बाद में सिर्फ यूएस एक सोल लीडर, एक लौता दावेदार, विश्व की सबसे प्रमुख शक्ति बनकर उभरता है। पर वर्तमान में क्या अभी देखा जा रहा है कि जो युद्ध है उससे सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी यूरोप में देखी गई है। सबसे ज्यादा जो भय का माहौल बना है वो यूरोप में बना है। एक और दूसरा भय, दूसरे तरीके का भय भी यूरोप में बन रहा है। पहला तो जो यूरोप का जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, उसमें यूएस का कैसा रिएक्शन रहा है, बाकी देशों का कैसा रिएक्शन रहा है, वॉर के क्या रिजल्ट हो रहे हैं। एक तो यूरोप इससे भयभीत है। दूसरा, 2024 में यह भी चिंता है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के पावर में आ जाते हैं तो क्या होगा। बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिस पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, और यूरोप अपने खुद की सिक्योरिटी को लेकर डरा हुआ है।
इतना यूरोप कभी भी भयभीत नहीं रहा जितना रशिया के अटैक के बाद से रहा। यूरोप धीमे धीमे, लगभग यूरोप के सारी जो भी कंट्रीज हैं वो अपना जो मिलिट्री बजट है वो बढ़ा रही हैं। मिलिट्री जो बजट है उसको इंक्रीज कर रही हैं। पर्टिकुलरली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जर्मनी पिछले 2 दशक में, पिछले 20 सालों में अपनी जीडीपी के 1.3% से ज्यादा इसने डिफेंस पे कभी भी व्यय नहीं किया। पर अभी इस वॉर के बाद से ये अपनी जीडीपी के 2% से ज्यादा का एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ में जो जर्मनी है वो 100 बिलियन यूरो मिलिट्री पे अभी खर्च करेगा और इसके साथ ही में एडिशनल 50 बिलियन यूरो सालाना यह खर्च करेगा। और जर्मनी जो है लगभग अगले साल की शुरुआत में ही अपना एक ये नया मिलिट्री जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, इसको भी ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जर्मनी इसको भी रिलीज करेगा। दोस्तों ये सिर्फ जर्मनी का ही केस नहीं है, जर्मनी के अलावा लगभग जितने भी यूरोपियन कंट्री वो भी डरे हुए हैं। अभी हाल ही में देखा गया फिनलैंड, स्वीडन, ये इन्होंने नाटो की दावेदारी कर दी है। और एक तरफ जहां पर रशिया और यूक्रेन का लड़ाई ही इसलिए हुआ था कि यूक्रेन को नाटो में जाना था, यूक्रेन तो नाटो में अभी तक नहीं जा पाया, पर स्वीडन और दूसरे जो दावेदार जो और कंट्रीज हैं स्वीडन के साथ में वो नाटो में जाते हुए वहां पे नाटो के उन्होंने मेंबर वो लगभग बनने की स्टेज पे वो हो भी चुके हैं। उनकी ऑफिशियली बस वो अब नाटो के मेंबर, नाटो का जो पहले 30 मेंबर थे अब नाटो के इन 2 मेंबर के जुड़ने के बाद 32 मेंबर हो जाएंगे। इस आर्टिकल में ये भी बात की जा रही है कि इस वॉर से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूरोप का जो नजरिया था यूनाइटेड नेशन को लेके इसमें ह्रास हुआ है, इसमें विश्वसनीयता थोड़ी सी घटी है। और साथ ही में जो यूरोप है उसका पूरा अपना प्रयास अब यह है कि वो खुद को मजबूत करे और साथ साथ में जो यूरोपियन यूनियन है प्लस नाटो है इसको फिर से रीडिफाइन करे, फिर से मजबूत करे, ताकि भविष्य में यूरोप को कभी भी असुरक्षित महसूस ना हो। तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल था ये यूरोप, यूक्रेन, रशिया वॉर का जो इफेक्ट हुआ है उससे यूरोप में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से जो मिलिट्री और सिक्योरिटी को लेके व्यय बढ़ रहा है, खुद को मजबूत करने की होड़ बढ़ रही है, उस पे ये पूरा आर्टिकल डिफाइन किया गया था। दोस्तों हम अगले आर्टिकल की बात करें, टाइम फॉर विजिलेंस, ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा। और आज के अगर हम हिंदू के एडिटोरियल की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों ये इकलौता सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बात कर रहा है मंकी पॉक्स की, ये बीमारी मंकी पॉक्स है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। आर्टिकल में बताया गया है कि अभी हाल फिलहाल में केरल में पहला मंकी पॉक्स का कंफर्म्ड केस पाया गया है, लेबोरेटरी द्वारा पुष्टि हो चुकी है। और जो व्यक्ति था उसने बताया कि वो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, वहां पे एक जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके कांटेक्ट में आया था। कहां से ये वायरस आया? यूएई में इसने बताया कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन था उससे यहां पर आया। तो अभी तुरंत वहां पे जो केरल में जहां पे इस व्यक्ति को लेबोरेटरी द्वारा पॉजिटिव मंकी पॉक्स पॉजिटिव घोषित कर दिया गया, इसके कांटेक्ट को ट्रेस किया जा रहा है। जितने भी इसके कांटेक्ट में लोग आए हैं उन सबको भी आइसोलेट किया जा रहा है, जिससे कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो वायरस जहां पे फैल सकता है उसकी जो एक चेन बन सकती है उसको तोड़ा जा सके। दोस्तों अगर हम मंकी पॉक्स केस की हम बात करें, मंकी पॉक्स बीमारी की बात करें, तो जो पहला केस था, अगर हम अफ्रीका के बाहर की बात करें
तो ये पहला केस यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। कब? मई 2022 में। आज क्या है? अभी लगभग 2 महीने पहले। और पहला केस अफ्रीका के बाहर यूनाइटेड किंगडम मई 2022 में पाया गया, और उसके बाद से अभी तक में लगभग 63 देशों में फैल चुका है। ये काफी तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। हालांकि अभी भी ये इसको एंडेमिक बताया जा रहा है, मतलब क्षेत्र विशेष तक सीमित बताया जा रहा है। एंडेमिक दोस्तों, एंडेमिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सीमा तक एक सीमा के बाहर वो ना जाए, एक सीमा तक ही वो वहां पर बीमारी का प्रसार रहे। जबकि कोरोना के केस में हम क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है जिसका बहुत व्यापक प्रसार हो, ग्लोबली इसका प्रसार था। पैंडेमिक, पैन मतलब ऑल ओवर, तो वो बीमारी जहां पे उसका पूरा प्रसार था, उसको कोरोना में हम उसको पैंडेमिक कर रहे थे। अभी मंकी पॉक्स के लिए एंडेमिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। WHO भी इस बीमारी को लेके अपने कंसर्न को वो जता चुका है। बेसिकली जो इसके प्रसार में अभी चूंकि बहुत सारा अभी इसमें रिसर्च वर्क नहीं हो पाया है, अभी जितना भी इसमें बातें सामने आ रही है उसमें यह पाया जा रहा है कि ये जो तेजी से प्रसार हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो MSM, मेल सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मैन टू मैन, जो आदमियों में जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है उससे इसका प्रसार काफी ज्यादा हुआ है, सेक्सुअल कांटेक्ट उसकी वजह से। और अभी जो इसका पहला केस था दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बात कर लेते हैं दूसरे स्लाइड में, इस बीमारी के बारे में और जान लेते हैं, ये कैसे फैलता है, वर्तमान में इसको लेके क्या उपचार हैं, इन सबको देखते हैं। इसको मैं अलग से स्लाइड इसके लिए लेके इसमें है। तो मंकी पॉक्स अगर डिजीज की हम पूरी बात करते हैं तो बेसिकली ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक क्या होता है? पहली बात तो ये कैसे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से अगर पूछ लिया जाए किससे होता है तो इसका जवाब होगा वायरस से होता है, वायरल डिजीज है। दूसरी बात ये कैसा है? जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जो जानवर होते हैं उनसे इसका ट्रांसमिशन किस में होता है? इंसानों में होता है। अच्छा, इसका जो नाम है मंकी पॉक्स, नाम से ही कुछ लग सकता है कि बंदरों से कुछ बीमारी से संबंधित हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या है कि बंदरों में एक बीमारी होती है जहां पे पॉक्स लाइक जैसे चेचक होता है उस तरीके से कुछ चकत्ते चकत्ते दाने निकल जाते हैं बंदरों में, ऐसी एक बीमारी पाई जाती है। ये इंसानों में जब होता है तब भी इसके लक्षण लगभग वैसे ही दिखते हैं, इसलिए इसका नाम उस बीमारी के आधार पर मंकी पॉक्स रख दिया गया। नाइजीरिया क्षेत्र से ये एंडेमिक है, वहां पे ये पाया गया था। दोस्तों बेसिकली इसकी बात करें कि ये क्या बंदरों से ही आता है या और भी है, तो अभी इसका नेचुरल होस्ट कौन है ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, ये अभी भी अनडिफाइंड है। बेसिकली कई जानवरों इसके होस्ट की तरह से देखे जा रहे हैं, जैसे कि बंदर हैं, एप्स हैं, जो रोडेंट हो गए, चूहे हैं, गिलहरियां हैं, छछूंदर हैं, कुछ प्रायरी कुत्ते हो गए, खरगोश हो गए, ये सभी अलग अलग जानवर इस बीमारी के होस्ट हैं। इनसे बीमारी इंसानों में फैल सकती है। ये सभी होस्ट की तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट सिर्फ एक कौन सा इसका होस्ट होगा अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। दोस्तों अगर इसका हम पहले केस की बात करें तो मंकी पॉक्स का पहला केस 1958 में पाया गया। कहां पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहां पर पाया गया, अफ्रीका में जो देश है यहां पर पहला केस पाया गया। लेकिन इंसानों में जो इसका पहला केस हुआ दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 1958 में जो पहला केस था वो किसमें था? वो बंदरों में पाया गया था। और इंसानों में कब पाया गया है? इंसानों में 1970 में इसका पहला केस मिला था। कई सारे जो पश्चिमी और जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर ये फैल गया था। लगभग वहां के 11 देशों में ये एंडेमिक बीमारी की तरीके से वहां पर फैला हुआ था, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अभी वर्तमान में हम क्या बात करें, अफ्रीका के अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 63 कंट्री में ये एंडेमिक हो चुका है। अब इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अभी भी इसका कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इससे पहले इसके इलाज में चूंकि ये लगभग
कभी फैलता था तो 100 के आसपास लोगों तक फैल के क्षेत्र विशेष में, फिर आगे इसके लक्षण नहीं दिखते थे, एंडेमिक इसीलिए इसको कहा जा रहा था। तो उनके इलाज में जो स्मॉल पॉक्स, जो चेचक जो होते थे, स्मॉल पॉक्स, एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वो लगभग 85% से ज़्यादा वो कारगर साबित होती थी मंकी पॉक्स में। लेकिन अभी वर्तमान में समस्या क्या है कि जो दुनिया में जो स्मॉल पॉक्स है वो खत्म, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है 1980 में। अगर बीमारी ही को मान लिया गया है कि वर्ल्ड इज फ्री ऑफ दिस डिजीज, तो जाहिर सी बात है इसका वैक्सीन अभी मिलने में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं कहीं पे। तो अब इस जो डिजीज है इसके ट्रीटमेंट में बहुत समस्या आ रही है। वर्तमान में बात करें तो कोई भी ग्लोबल सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है इसके जो प्रसार पे काम कर सके, इसको रोके। इसीलिए जो अलग अलग जो कंट्रीज है जहां पर ये फैल रहा है, सभी को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना हो रहा है किस तरीके से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सके। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंकी पॉक्स बीमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको अलग से आप जरूर से देख लीजिएगा, मंकी पॉक्स तो दोस्तों आज हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अंत तक जुड़े रहने के लिए कुछ ज्ञान की प्राप्ति, कुछ अपने उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट लगा होगा। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।